हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 9वां चैप्टर करेंगे। 9वां चैप्टर है समास परिचय। 9वें चैप्टर में हम समास के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं समास का अर्थ क्या होता है, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। समास समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करके लिखना, अपनी बात को कम शब्दों में कहना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में अपनी बात को कहना। समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से कहने के लिए समास की आवश्यकता हुई। यानी कि एक तो हम अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताते हैं, एक हम उसी बात को 2 या 3 शब्दों में कह देते हैं। कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहने के लिए ही समास की आवश्यकता पड़ी। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े ग्रंथ होते थे, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जाती थी, तो उन पुस्तकों से ज़्यादा कंटेंट को कम शब्दों में, यानी कि एक छोटी बुक बनाने के लिए कम शब्दों में अपनी बात को रखने के लिए समास की आवश्यकता हुई। जैसे बड़ी सी एक पुस्तक है, उसको पढ़ना और एक छोटी सी पुस्तक को पढ़ना और उसमें अर्थ वही है, तो कौन सी प्रेफर करोगे, जो छोटी बुक होगी। यानी कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कह सकें। याद करो, जब हम स्कूल में होते थे तो हमें एक चैप्टर पढ़ना होता था। पहले हम क्या करते थे, उसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पढ़ते थे ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे तो हमें और अच्छे से समझ आती थी। यानी कि जो समरी होती है, जो पूरे चैप्टर को बता देती है कि इसमें ये सब होता है, उस छोटी सी समरी से हमें पता चल जाता था कि ये जो इतना बड़ा लेसन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए ही समास का प्रयोग किया जाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समसनम इति समासः। समसनम इति समासः, यानी कि संक्षेप को ही समास कहते हैं। ये जो समसनम इति समास है, ये याद रखना है आपको कि जो संक्षेप होता है, कम शब्दों में लिखना होता है, इसी को समास कहते हैं। ये आपको डायरेक्ट दिया मिलेगा और पूछेंगे इनमें से समास से रिलेटेड क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि समास क्या होता है, समसनम इति समास है। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, कम शब्दों में लिखना, यानी कि ब्रीफ में लिखना। 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, चय आदि को हटाकर एक पद बनाना। यानी यहाँ पर यह कहना चाहता है, 2 या 2 से अधिक पदों में विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो या फिर समुच्चय बोधक का, यानी कि कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, तो हम उन्हें हटाकर एक पद बना देंगे। एक तो हम 2 या 3 शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं और एक ही शब्द उस बात को कह देता है, तो ये क्या हो गया, उसका संक्षेपण हो गया, यानी कि समास हो गया। इसमें क्या करना है, आपको 2 या 3 पद दिए हुए हैं और उसका जब आप समास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पद में बन जाएगा। आप उन पदों में लगी हुई जो विभक्तियां हैं या फिर जो समुच्चय बोधक है, उनको हटा देते हैं। उन पदों में लगी हुई विभक्तियों को, समुच्चय बोधक को हटाने से एक पद बनेगा और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास। जैसे गायने कुशला, गायने कुशला, गायन में कुशल। यहाँ पर गायने में जो विभक्ति दी गई है उसको हटा करके क्या बना दिया गया है, गायन कुशला। यानी कि जहाँ पर हम 2 शब्द लेकर चल रहे थे, उन 2 शब्दों से एक शब्द बनाया गायन कुशला। दोनों का अर्थ वही है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो विभक्ति लगी हुई है वो हट जाएगी और 2 शब्दों का या 2 से ज़्यादा शब्दों का एक पद बन जाएगा। यहाँ पर 2 पद हैं, गायने और कुशला। गायने और कुशला से एक पद बना गायन कुशला। यहाँ पर गायन में जो विभक्ति है वो हटा दी गई है। नेक्स्ट है, इसी तरह राज्ञ पुरुष है। राज्ञ पुरुष 2 पद है, इनसे एक पद बनाया गया है राजपुरुष है। राज्ञ पुरुष का क्या अर्थ है, राजा का पुरुष। यहाँ पर एक साथ क्या बना दिया गया है, राजपुरुष है। यहाँ राज्ञ में जो विभक्ति है, जो षष्ठी विभक्ति है, इसको हटा दिया गया है और एक पद बना दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, हम विभक्तियों का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। पदों में विभक्ति लोप हो जाता है। सीता च रामश्च, यहाँ पर सीता
च रामश्च। यहाँ पर जो ये रामश्च दिया हुआ है इसमें आपको राम है और च भी दिया हो सकता है, ये यहाँ पर विसर्ग को श हुआ है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको च को हटाना है। यहाँ पर क्या पद बनेगा? सीता रामौ, द्वंद्व समास का उदाहरण है। सीता च रामश्च, यहाँ पर च को हटाकर क्या बनेगा? सीता रामौ। सीता रामौ में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य से, यहाँ पर विद्या एव धनम यस्य से में एव यस्य से इनका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? विद्या धन है, विद्या धन है। पद में कुछ पदों का लोप होकर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष है, सीता रामो तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा पद दिए गए हैं और उनमें विभक्तियों का प्रयोग है या फिर समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग है तो आपको उनको हटाना है और एक शब्द बनाना है। या लक्षण क्या दिया हुआ था? समसनम इति समाशय, ये याद रखना है, समसनम इति समाशय। आगे बढ़ते हैं। आगे कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता। अभी तक हम जो पढ़ के आए थे ये पढ़ के आए थे कि जो पदों में विभक्तियां दी गई हैं, जो पदों में विभक्तियां दी गई हैं उनका लोप कर देते हैं और उसे एक पद बना देते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, यानी कि उन्हें एज इट लिख दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि विभक्तियों का लोप होता है, अभी हम कह रहे हैं कि विभक्तियों का लोप नहीं होता, यानी कि ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ऐसे कौन से पद हैं जिनमें विभक्तियों का लोप नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट है, के उदाहरण याद रखने हैं, एज इट पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है किस पद में विभक्ति का लोप नहीं होता, जहाँ एक्सेप्शन होती है वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। शब्द पढ़ते हैं कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं। यथा, खेचर, युधिष्ठिर, वनेचर, के तीनों ही इम्पोर्टेंट है। युधिष्ठिर तो बहुत बार पूछा गया है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है और युधिष्ठिर में विभक्ति का लोप होता है कि नहीं होता। आपको याद रखना है जहाँ विभक्तियों का लोप नहीं होता वहाँ पर अलुक समास होता है। कौन सा समास होता है? अलुक समास होता है। अलुक समास के उदाहरण कौन से बनेंगे? खेचर, युधिष्ठिर, वनेचर। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है तो कौन सा समास होगा? अलुक समास। अगर पूछा जाए कि किस में विभक्ति का लोप नहीं होगा, खेचर में, युधिष्ठिर में, वनेचर में विभक्ति का लोप नहीं होता है। याद रखना है तीनों के तीनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। याद रखना है कि ये तीनों किस समास के उदाहरण हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। याद रखना है ये पदों की प्रधानता के आधार पर है। अगर आपसे जर्नली क्वेश्चन पूछा जाए कि समास सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 6 बताने हैं। आपको ऑप्शन को देखकर आंसर करना है कि वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैसे पूछा जा रहा है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती यानी कि कोई अन्य ही प्रधान होता है। तत्पुरुष के 2 उपभेद भी हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। आपको याद रखना है जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। आपको याद रखना है जब ये 6 आपको समास के भेद दिए गए हैं इनमें अलुक समास नहीं है, क्योंकि अलुक समास जो है वो विभक्तियों से अलग दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो समसनम इति समास है यानी कि जो संक्षेप होता है वही समास कहलाता है। हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में लिखना
विभक्तियों का लोप करना यही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। कम जो समास है इसमें हम विभक्तियों का लोप कर देते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों का लोप कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें विभक्तियों का लोप नहीं होता। और ऐसा कौन से समास में होता है? ऐसा अलुक समास में होता है। अलुक समास के हमने उदाहरण पढ़े थे। अलुक समास के कौन से उदाहरण है? वनेचर, खेचर और युधिष्ठिर है। आपको याद रखना है तीनों के तीनों। उसके बाद हमने पढ़ा कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? फर्स्ट जो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। इसके अलावा कर्मधारय और द्विगु जो समास होते हैं ये दोनों तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से समास हैं। हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है उसको ध्यान से देखो। उसके नाम में ही हमें क्या दिखाई देता है? अव्यय दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है? अव्यय ही इम्पोर्टेंट होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वो अव्यय शब्द होता है, यानी कि उसका कोई भी लिंग नहीं होता। अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वो अव्यय होता है, यानी कि आपसे पूछा जाए कौन सा समास ऐसा है जिसका समस्त पद अव्यय होता है तो आपको याद रखना है अव्ययी भाव। इसके साथ ही याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जो हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखना है अव्ययी भाव समास जो है वो हमेशा क्या होता है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे जो समस्त पद बनता है वो हमेशा क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यथाशक्ति, यहाँ पर देखो यथाशक्ति में जो पहला पद है यथा, ये क्या है? अव्यय। ये यथाशक्ति जो पूरा शब्द बना है ये क्या है? अव्यय। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम शब्द जो है ये भी क्या है? अव्यय। इसी प्रकार से उपगंगम, अनुरूपम, ये सभी के सभी शब्द क्या है? अव्यय। शब्द क्या है? नपुंसक लिंग में दिए गए हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं उपगंगम जो शब्द है वो कैसा है? अव्यय है, विशेषण है, क्या है? तो आपको याद रखना है उपगंगम जो है इसमें अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास में हमेशा अव्यय पद बनते हैं। आपको ध्यान रखना है जो अव्ययी भाव समास होगा इसके समस्त पदों में आपको उपसर्ग दिखाई देगा। जैसे निर्विघ्नम में निर उपसर्ग है, उपगंगम में उप उपसर्ग है, अनुरूपम में अनु उपसर्ग है। आपको समास विग्रह भी याद रखना है। समास विग्रह भी पूछ लिया जाता है कि इस पद का कौन सा समास विग्रह होगा। यथाशक्ति किससे बना है? शक्तिम अंतिकर्म्य से। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम किससे बना है? विघ्ना नाम अभाव है, विघ्ना नाम अभाव है। तो गंगम का समास विग्रह क्या होगा? गंगा या समीपम। आपको याद रखना है जहाँ भी आपको विग्रह में अभाव दिया होगा अभाव के स्थान पर आता है निर। समीप के अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे अभाव के लिए क्या होगा? निर का प्रयोग होगा, वैसे ही समीपम के लिए समीप के लिए उप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अनुरूपम। अनुरूपम का समास विग्रह क्या होगा? रूपस्य योग्यम। योग्यम के लिए क्या होगा? अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा। याद रखना है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभाव के लिए निरुपसर्ग होगा, समीप के लिए उप उपसर्ग होगा, योग्यम के लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रत्येकम। प्रत्येकम जो है इसका समास विग्रह होगा एकम एकम इति। प्रत्येकम का समास विग्रह होगा एकम एकम इति। जहाँ पर रिपीटिशन होती है, बार बार एक ही शब्द आता है, वहाँ पर क्या होता है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे प्रत्येक दिन यानी कि हर एक दिन। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति। यहाँ पर गृहम शब्द की रिपीटेशन है, गृहम शब्द बार बार आया इसलिए क्या हो गया? प्रतिगृहम। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम
शिक्षिकाणाम अभाव है, यहाँ पे अभाव है आया है इसलिए क्या उपसर्ग आई, निरुपसर्ग आई। आपको यह अभाव है के अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है उपनद्यम। उपनद्यम, उपनद्यम का क्या बनेगा, नदाह समीपम। यहाँ जो समीपम है इसके अर्थ में क्या आया है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का अर्थ होता है आंखों के सामने। इसका विग्रह क्या होगा, अक्षणों प्रति, अक्षणों प्रति। परोक्षम, परोक्षम का अर्थ होता है जो आंखों के सामने न हो। इसका विग्रह क्या होगा, अक्षणों परम, अक्षणों परम। आपको विग्रह भी याद रखने हैं, आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको समस्त पद देके समास विग्रह भी पूछा जा सकता है और समास विग्रह देके समस्त पद भी पूछा जा सकता है। एक उदाहरण अच्छे से याद रखना है, चाहे वो कैसे भी पूछा जाए। अव्ययी भाव समास के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होगा वो अव्यय होगा और नपुंसक लिंग में होगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है, यानी कि इसके पदों में अलग अलग विभक्तियां भी हो सकती हैं और समान विभक्तियां भी हो सकती हैं। जहाँ पर दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी वहाँ पर वो समास क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, यानी कि जहाँ पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी वहाँ पर हम पहले पद की विभक्ति का लोप करेंगे और दूसरे पद की यानी कि उत्तर पद की विभक्ति ऐसे के ऐसे रहेगी। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, उनमें द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियां होंगी और आपको उनका लोप करना है। सर्णम आगतय, सर्णम आगतय। यहाँ जो सर्णम है इसमें द्वितीया विभक्ति दी गई है। सर्णम आगतय, यहाँ पर आपका जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा शरणागतय। क्या बनेगा, शरणागतय। यहाँ सर्णम में जो विभक्ति थी उसका लोप कर दिया गया है। पहला पद होगा उसमें जो विभक्ति होगी वही उसका समास का भेद माना जाएगा। जैसे द्वितीया विभक्ति है तो द्वितीया तत्पुरुष समास, षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। यानी कि जो पहले पद में विभक्ति होगी वही उस समास का नाम होगा। शरणम प्राप्त है, शरणम प्राप्त है। यहाँ शरणम में द्वितीया विभक्ति है इसलिए क्या होगा, द्वितीया तत्पुरुष समास। यहाँ पर जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा शरण प्राप्त है, शरण प्राप्त है। नेक्स्ट है सुखम प्राप्त है। सुखम प्राप्त है से क्या शब्द बनेगा, सुख प्राप्त है। नेक्स्ट है पितरा युक्त, पितरा युक्त। यहाँ पितरा में तृतीया विभक्ति है। पितरा युक्त से जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा पितरी युक्त है। क्या बनेगा, पितरी युक्त है। सर्पेण दष्ट है, यहाँ पर सर्पेण में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी जिससे समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, सर्पै दष्ट है। यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति थी उसका लोप कर दिया गया है। सरेण विद्या का क्या बनेगा, सर्वविद्य है। अग्निना दग्ध है, इसके लिए समस्त पद होगा अग्नि दग्ध है। अब यहाँ देख पा रहे हो सभी शब्दों में क्या हो गया, विभक्ति का लोप हो गया है और आगे दिया गया है दनेन हीन, दन हीन, दनित बना है दन हीन। विद्याहीन, विद्याहीन से क्या बनेगा, विद्याहीन। आपको ध्यान रखना है वो बल देकर पूछेंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। यदि आपको विभक्तियों की जानकारी है, आपको पता है ये शब्द कौन सी विभक्ति का है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तृतीया तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, या द्वितीया तत्पुरुष समास है, या षष्ठी तत्पुरुष समास है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे विद्याहीन, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। तनिताय बलि, भूताय बलि, भूताय बलि से क्या शब्द बनेगा, भूत बलि है। दानाय पात्रम, दान पात्रम। युपाय दारु, युप दारु।
स्नानाय इदम स्नानार्थम, तस्मै इदम तदर्थम। उपाय धातु दिया गया है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। चोरात भयम, चोरात भयम से क्या बनेगा? चोर भयम। रोगात मुक्त है, रोगात मुक्त है से क्या बनेगा? रोग मुक्त है। अस्वात पतित है, क्या बनेगा? असव पतित है। स्वर्गात पतित है, स्वर्ग पतित है। सिंहात भीत है, सिंह भीत है। इन सभी शब्दों में आपको पंचमी विभक्ति दी गई है, ये पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। याद रखना है, सिंहात भीत है, स्वर्गात पतित है, अस्वात पतित है, ये सब क्या है? पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण है। इनमें से जो ये चोरात भयम है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना, भयम का विग्रह क्या होगा? चोरात भयम। चोरा को सभी शब्दों के विग्रह भी याद रखने हैं और समस्त पद भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है राग्य पुरुष है, ये इम्पोर्टेंट है, रखना है कि राग्य पुरुष से क्या बनेगा? राज पुरुष बनेगा। राग पुरुष नहीं बनेगा, राज पुरुष बनेगा। और राजपुरुष के विषय में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से समास का उदाहरण है। आपको याद रखना है, ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। राग्य पुरुष है, क्या बनेगा? राजपुरुष है। देवानाम पति, देवानाम पति से क्या बनेगा? देवपति है। नराणाम पति है, इससे क्या बनेगा? नरपति है। पूजा, देवस्य पूजा से क्या बनेगा? देव पूजा। सुखस्य भोग है, सुख भोग है। नेक्स्ट है युद्ध निपुण है, युद्ध निपुण है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है। शास्त्रे प्रवीण है, शास्त्र प्रवीण है। जले मग्न है, जल मग्न है। सभायाम पंडित है, सभा पंडित है। ये जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर युद्धे, कार्य, शास्त्रे, जले, सभायाम, इन सभी में सप्तमी विभक्ति है, जिसके कारण ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। याद रखना है कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, कौन सा किस समास का उदाहरण है। आपको विग्रह दिया गया है तो आप इजीली पहचान लोगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यदि आपको समस्त पद दिया होगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा किसका उदाहरण है। इसके साथ ही आपको विग्रह आना चाहिए और आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होगा। जैसे जले मग्न है, इसका अर्थ होता है जल में मगन, यानी कि जल में डूबना। शास्त्रे प्रवीण है, शास्त्रे प्रवीण का अर्थ है शास्त्र में प्रवीण, यानी कि शास्त्र में कुशल होना। कार्य कुशल है, कार्य कुशल का अर्थ क्या होगा? कार्य में कुशल। तो आप युद्ध निपुण सब देखते हो तो आपको पता होना चाहिए युद्ध निपुण का अर्थ होता है युद्ध में निपुण। तो आप इससे क्या बनाओगे? युद्ध निपुण है। इसी प्रकार से कार्य कुशल है, कार्य कुशल का अर्थ पता होना चाहिए कार्य में कुशल। तो आप क्या बनाओगे? कार्य कुशल है। प्रकार से सभा पंडित है, सभा पंडित का अर्थ होता है सभा में पंडित, सभा में पंडित। तो सभा का सप्तमी विभक्ति क्या होगा? सभायाम, सभा में पंडित है, यानी कि सभायाम पंडित है। आपको शब्दों की सप्तमी, षष्ठी, यानी कि आपको शब्द रूप आने चाहिए जिससे आपको विभक्तियों की नॉलेज हो कि कौन सी विभक्ति में क्या शब्द रूप बनता है। नेक्स्ट है नय धार्मिक है, नय धार्मिक से क्या बनेगा? अधार्मिक है। ये जो नय धार्मिक है ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास जो है ये नहीं को दिखाता है, यानी कि ऐसा नहीं है। जैसे नय धार्मिक है, इसका अर्थ है कि वो धार्मिक नहीं है। इसे क्या बनाएंगे समस्त पद? अधार्मिक है, अधार्मिक है। जहाँ पर आपको ये ए दिखाई देगा वहाँ पर आपको विग्रह करते समय न रखना है। क्या रखना है? न। यहाँ पर अधार्मिक है, यहाँ पे क्या है? न धार्मिक है। रखना है जहाँ पर ये ए दिया होगा वो नए तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। न सुखम, यानी कि सुख नहीं है, इसका क्या बनेगा? असुखम। न आदि, इसका क्या बनेगा? अनादि। याद सत्यम, न सत्यम से क्या बनेगा? असत्यम, यानी कि जो सत्य नहीं है। अब हम तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु समास। कर्मधारय जो होता है इसका अन्य नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसे समानाधिकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों पदों में क्या होता है? सेम विभक्ति होती है। जब हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसके दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन पर ये विभक्तियां
दोनों पदों में समान होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और इसे क्या कहते हैं? कर्मधारय। तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास में दोनों पदों में विभक्तियाँ क्या होंगी? समान होंगी। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें आपको जो पहला शब्द दिखाई देगा वो संख्यावाची होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है इसके दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं। इसके 3 स्वरूप होते हैं। 3 स्वरूप कौन से? पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि जो कर्मधारय समास होता है इसमें पूर्व पद विशेषण होता है या उत्तर पद विशेषण होता है। आपको ध्यान रखना है पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। पहली कंडीशन क्या होगी? दोनों पदों में से एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। या तो आपको विशेषण विशेष्य का पेयर मिलेगा या आपको उपमान उपमेय का पेयर मिलेगा। उपमान उपमेय के विषय में आप जानते हो, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। नीलम उत्पल्लम। नीलम उत्पल्लम, इसका जो समस्त पद बनेगा नीलो उत्पल्लम। क्या बनेगा? नीलो उत्पल्लम। यहाँ पर देखो नीलम जो है ये क्या है? विशेषण। उत्पल्लम क्या है? विशेष्य है। इसकी हिंदी होगी नीला उत्पल। नीला उत्पल, जैसे ऐसे समझो इसे, हम बोले नीला कमल। कमल क्या हुआ? विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। नीला कमल, नीला कमल। यहाँ पर कमल क्या है? विशेष्य और नीला क्या है? विशेषण। उसी प्रकार से है नीलो उत्पल्लम। यहाँ पर नीला जो है ये विशेषण है और उत्पल क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण और विशेष्य का पेयर बन रहा है और जो विशेषण है वो स्टार्टिंग में दिया गया है और जो विशेष्य है ये बाद में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये किसका उदाहरण हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास। विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष है, इसे समस्त पद बनेगा विशाल वृक्ष है। यहाँ पर जो विशाल है ये विशेषण है, वृक्ष जो है विशेष्य है। इसी प्रकार से मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। राजा, कुत्सित राजा का क्या बनेगा? कुराजा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कुत्सित राजा नहीं बनेगा, कुराजा बनेगा, क्योंकि ये जो कु शब्द है इस अपने आप से ही पता चल जाता है ये बुराई के लिए दिखाया जाता है। जैसे कुराजा, अगर सु शब्द होता यानी कि सुराजा, तो यहाँ पर सु जो होता है ये अच्छाई के लिए दिखाया जाता है। जैसे सुपुत्र है, सुपुत्र जो होता है इससे पता चलता है कि जो अच्छा पुत्र है। अगर कुपुत्र होगा यानी कि बुरा पुत्र है। जो कु होता है ये अपने आप में बुरा शब्द होता है, इसलिए कुत्सित लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुत्सित है राजा, क्या बनेगा? कुराजा। सुंदर पुरुष है, सुंदर पुरुष से क्या बनेगा? सुपुरुष है। महान च असौ राजा, ये ध्यान रखना है, महान च असौ राजा क्या बनेगा? महाराजा। महाराजा का जो समास विग्रह है ये याद रखना है, महान च असौ राजा। हम महाराजा में जो है महा जो दिया गया है ये विशेषण है और राजा जो है ये विशेष्य है। नेक्स्ट है घन इव श्याम है। घन इव श्याम है, इसका अर्थ है घन के समान श्याम। समस्त पद क्या बनेगा? घन श्याम है। यहाँ पर पद क्या है? जो घन है ये उपमान है, श्याम है जो है ये उपमेय है। यहाँ पर तुलना हुई है किसकी? श्याम की, इसलिए श्याम क्या है? उपमेय है। किसके समान है? घन के समान, इसलिए घन क्या है? उपमान है। याद रखना है प्रथम पद क्या होगा? उपमान, और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा? उपमेय है। घन इव श्याम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है ये उपमान उपमेय वाले कर्मधारय का उदाहरण है। नेक्स्ट है
कमलम इव मुखम, कमल के समान मुख, क्या बनेगा? कमल मुखम। नेक्स्ट है चंदर इव मुखम, चंदर मुखम। नरसिंह इव, सिंह इव, क्या बनेगा? नरसिंह है। शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम। ये जो शीतम च उष्णम है, यहाँ पर शीतम और उष्णम दोनों ही विशेषण है, दोनों ही समस्त पद बनेगा, वो बनेगा शीतोष्णम, शीतोष्णम। पितः, रक्तश्च पितः, यहाँ जो है इसमें विसर्ग को श हुआ है, ये रक्त च पितः भी लिख सकता है। यहाँ पर रक्त और पितः दोनों विशेषण है, इसका समस्त पद होगा रक्त पितः। नेक्स्ट है आधौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, आधौ सुप्तः पश्चात उत्थितः। यहाँ पर जो समस्त पद होगा सुप्तो उत्थितः, सुप्तो उत्थितः। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और ये तत्पुरुष समास जो है ये तत्पुरुष समास का भेद है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। पर कहा गया है कि कर्मधारय समास है और उसी में कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास बन जाता है। सबसे पहले पढ़ा हमने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा कि दोनों पदों में विभक्तियां अलग होती है। फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है दोनों पदों में सेम विभक्तियां होती हैं। जहाँ सेम विभक्तियां होंगी वो क्या बन जाएगा? कर्मधारय बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि कर्मधारय में कुछ कंडीशन है। कौन सी? उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य और दोनों विशेषण। अब कह रहा है कि यदि कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाची होगा तो वो क्या बन जाएगा? द्विगु बन जाएगा। है जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या होती है? विशेषण के रूप में आ सकती हैं। क्या हो सकती है? विशेषण के रूप में आ सकती हैं। जैसे सप्त दिन, तो यहाँ पर दिन की विशेषता क्या है कि वो 7 हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये विशेषण वाला पार्ट होगा। कर्मधारय समास में विशेषण वाला भाग होगा कि लेकिन हमने उसे अलग नाम दे दिया कि जहाँ पर कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और समास सामान्यतः अर्थ में होता है, यानी कि समूह में दिखाया जाता है। द्विगु समास किसके लिए प्रयोग होता है? समूह के लिए। जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में आपको समूह या समाहार शब्द दिखाई देगा। या तो आपको क्या दिखाई देगा? समाहार शब्द दिखाई देगा या फिर समूह शब्द दिखाई देगा। इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको जो देखने को मिलेगी षष्ठी विभक्ति मिलेगी। समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। पूछा जाएगा कि किस समास में नपुंसक लिंग एक वचन में रूप दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है नपुंसक लिंग एक वचन में द्विगु समास होता है। अब तक हम एक और पढ़ के आए थे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के जो समस्त पद होते हैं वो हमेशा ही नपुंसक लिंग में होते हैं। उसके अलावा जो द्विगु समास होता है ये भी नपुंसक लिंग में होता है, साथ ही एक वचन में होता है। देखते हैं सप्तानाम दीनानाम समाहारः। सप्तानाम दीनानाम समाहारः, इसका जो समस्त पद होगा सप्त दिनम। सप्त दिनम अगर आपको दिया होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि सप्त जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए क्या होगा? ये द्विगु का उदाहरण है। लेकिन आपको विग्रह भी करना आना चाहिए। सप्तानाम दीनानाम समाहारः, यहाँ सप्तानाम और दीनानाम दोनों शब्दों में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंच पात्रों का समूह है, क्या कहलाएगा? पंच पात्रम। यहाँ पर पंचानाम पात्राणाम में षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, भुवनम। नाम रात्रिणाम समाहारः, पंच रात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम। ध्यान रखना है कहाँ पर क्या विग्रह बनेगा और क्या समस्त पद बनेगा। नेक्स्ट है कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। अभी जो हम पढ़ के आए थे कि जो द्विगु समास होता है ये नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, उनको ध्यान रखना है। हम त्रिलोकी, पंचवटी, सप्तसती, अष्टाध्यायी, हमें पता है
लोकी में द्विगु समास है, लेकिन हम सोचेंगे कि द्विगु समास पे तो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, और हम ध्यान है कि द्विगु समास में क्या होता है, नपुंसक लिंग एक वचन होता है। त्रिलोकी शब्द को नपुंसक लिंग शब्द मान लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है सारे द्विगु समास के पद नपुंसक लिंग नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो इकारांत है और साथ ही साथ में स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे त्रिलोकी। आपको ध्यान रखना है त्रिलोकी में द्विगु समास होने के बावजूद भी ये स्त्रीलिंगी है। नाम लोका नाम समाहार है, त्रिलोकी याद रखना है ये स्त्रीलिंग शब्द है। पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचवटी। सप्तानाम शतानाम समाहार है, सप्तशती। अष्टानाम अध्यानाम समाहार है, अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है, और ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। समास में प्रथम पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता थी, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पर जब आप विग्रह करते हो तो आपको च दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, च। समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च। लव और कुश, यहाँ पर समस्त पद क्या बनेगा, लव कुशौ। जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की भी है। समास में दोनों की इम्पोर्टेंस सेम सेम होगी, ध्यान रखना है दोनों पद सेम पोजीशन पर होंगे। नेक्स्ट, समास के दो रूप माने गए हैं। या आपको दो रूप नहीं करने हैं, द्वंद्व समास के 3 रूप होते हैं, 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इसके अलावा जो तीसरा होता है वो होता है एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। ध्यान रखना है द्वंद्व समास के 2 नहीं 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतर द्वंद्व समास में दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। समाहार द्वंद्व में क्या है, समूह कर दिया जाता है, यानी कि उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। एक शेष द्वंद्व समास में क्या होता है कि एक ही पद शेष रह जाता है। जैसे आप समस्त पद बनाते हो तो आपके पास एक ही पद शेष रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, एक शेष द्वंद्व। पढ़ते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा कि इतरेतर में क्या होता है, समाहार में क्या होता है, एक शेष में क्या होता है। द्वंद्व, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। कहा गया है कि जब आप समस्त पद बनाओगे वो या तो द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा, लेकिन जब आप लिंग परिवर्तन करोगे तो वो बाद वाले पद के अनुसार करोगे। उदाहरण देखते हैं कि च परमेश्वरश्च, पार्वती च परमेश्वरश्च। यहाँ परमेश्वरौ, यहाँ पर क्या है, द्विवचन पद है। परिवर्तन हुआ है वो परमेश्वर के अनुसार हुआ है। किसके अनुसार हुआ है, परमेश्वर के अनुसार। च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। यहाँ पर क्या पद बनेगा, राम कृष्णौ, राम कृष्णौ। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। यानी कि 4 की बात हुई है, 4 पद दिए गए हैं, चारों पदों की क्या होगी, इम्पोर्टेंस सेम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन में शब्द बनेगा, बहुत काम मोक्षः, इसमें बहुवचन होगा। धर्मार्थ काम मोक्षा में क्या होगा, बहुवचन होगा। च रामश्च, सीता च रामश्च। यहाँ पर क्या है, सीता रामौ, सीता कन्या च, पुत्र कन्ये। राधा च कृष्णश्च, राधा च कृष्णश्च। क्या बनेगा, राधा कृष्णौ, राज जनश्च यौवनंच। यहाँ पर समस्त पद बनेगा धन जन यौवनानी, धन जन यौवनानी। अब द्वंद्व के जो फैक्ट है, कंडीशन है, उन्हें अच्छे से देख लेना। अब है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन है, कैसे हम समस्त पद बनाते हैं, अब हम ये सब पढ़ेंगे।
दवंदव, समाहार दवंदव में क्या होता है, संग्रह किया जाता है। ये समाहार शब्द देखकर आपको ये नहीं करना है कि आप इसको द्विगु बना दो, आपको देखना है कि क्या दिया है। जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आहारश्च निद्राश्च भयं च इति एतेषां समाहार। आहार, निद्रा, भय, इन सब का समाहार क्या कहलाता है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, समाहार द्वंद्व समास करना है। इसका समस्त पद क्या बनेगा, आहार निद्रा भयम, आहार निद्रा भयम। पादौ च, पाणी च पादौ च, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका समस्त पद क्या बनेगा, पाणी पादम, पाणी पादम। ये यहाँ पर एग्जाम में आपको पाणी पादम न देकर पाणी पादव दिया होगा और आप सोचोगे यहाँ पर पादव है तो यहाँ पर भी पादव होगा, इसलिए आप उस ऑप्शन को सही करोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है पाणी च पादव च जो दिया गया है, इसका जब आप समस्त पद बनाओगे तो पाणी पादम बनेगा। क्या बनेगा, पाणी पादम। च चणकाश्च, इसका समस्त पद बनेगा यव चणकम, यव चणकम। नेक्स्ट है पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्रश्च पौत्रश्च का समस्त पद क्या बनेगा, पुत्र पौत्रम, पुत्र पौत्रम। है एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक शेष, एक ही पद शेष बचे, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। यह समास से भिन्न वरीति है। यह समास आगे है बालकश्च बालकश्च बालकश्च, तो यहाँ पर बालक और बालक और बालक, तो यहाँ पर एक ही पद बनाया बाल कहा। जैसे हम ये बोले कि बहुत सारे बालक, यानी कि बहुवचन में बाल कहा बोले, या कहें बालक एक और बालक एक और बालक, यानी कि हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि बाल कहा। तो आपको याद रखना है बालकश्च 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 का क्या बनेगा, बाल कहा। ये क्या है, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है, यानी कि जब आपको एक शेष द्वंद्व समास दिया होगा उनमें से आपको दो शब्द दिए गए हों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो हमारे पास जो एक शेष शब्द होगा, एक पद शेष रहेगा, वो पुल्लिंग का ही शेष रहेगा। फॉर एग्जाम्पल माता च पिता च, यहाँ पर माता और पिता, यहाँ पर माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, तो यहाँ पर एक शेष में क्या बनेगा, पिता शेष रहेगा। तो हमारे पास पद क्या बना, पितरऊ, क्या बना, पितरऊ। से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर माता और पिता दोनों की बात हुई है। नेक्स्ट है दुहिता च पुत्रश्च, दुहिता च पुत्रश्च, तो इससे क्या बनेगा, पुत्रऊ, क्या बनेगा, पुत्रऊ। दुहिता स्त्रीलिंग है, पुत्र पुल्लिंग है, तो क्या शेष रहेगा, पुल्लिंग, तो इसलिए क्या बना, पुत्रऊ। ये समास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें, हर्ष इकारांत, हर्षव उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यानी दो शब्द दिए गए हैं, उनमें से अगर आपको कोई हर्षव इकारांत या हर्षव उकारांत दिया हो तो उस पद को पहले रखेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं वायुश्च सूर्यश्च, यहाँ पर जो वायु है इसमें हर्षव उकारांत है, सूर्यश्च, सूर्यश्च जो है इसमें दीर्घ उकारांत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वायु को प्रेफरेंस देंगे, वायु शब्द आगे लिखेंगे, वायु सूर्यऊ, वायु सूर्यऊ। यहाँ पर हर्षव उकारांत होने के कारण हमने क्या किया, वायु को पहले रखा। में स्वरादि और हर्षव अकारांत पद को पहले रखा जाता है, यानी कि अगर आपको हर्षव अकारांत दिया हो या फिर स्वर दिया हो तो उनको पहले रखना है। जैसे ईसश्च कृष्णश्च, यहाँ पर ईसस में क्या है, इकारांत है, यानी कि स्वर आया है। कृष्णश्च, कृष्णश्च में क्या है, व्यंजन आया है। हम क्या करेंगे, इस शब्द को पहले रखेंगे क्योंकि ये स्वर से स्टार्ट हुआ है, कृष्णश्च को बाद में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, व्यंजन आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ईसस बना है,
जैसे आपको जो है सवर होने के कारण पहले रखा गया है। कम सवर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है। रामश्च केशवश्च, यहाँ राम में क्या है, कम सवर है। केशव में मस्त पद बनेगा राम केशव, राम केशव। अब यहाँ पर तो दोनों में ही व्यंजन है, रै भी व्यंजन है और कै भी व्यंजन है। फिर हम किसको पहले रखें, राम को पहले रखें या केशव को पहले रखें? अभी तक दो कंडीशन पहले पढ़ के आए थे, जिसमें हर्षव इकारांत और हर्षव उकारांत वाले को पहले रखना था, या फिर सवर वाले और हर्षव अकारांत को पहले रखना था। अब यहाँ पर तो सवर वाला है ही नहीं, ना इकारांत वाला है ना उकारांत वाला है, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जिस शब्द में कम सवर होंगे उसे पहले रखेंगे। यहाँ राम में क्या है, कम सवर है और केशव में ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए राम केशव बनेगा, क्योंकि राम में कम सवर है, इसे पहले रखेंगे। रखना है। अगर आपको केशवश्च रामश्च दिया होता फिर भी आप क्या बनाते हैं, राम केशव बनाते। नेक्स्ट है, हर्षव सवर वाले पद को पहले रखते हैं। हर्षव सवर वाले पद को पहले रखते हैं। कुशश्च काशश्च, कुशश्च काशश्च, यहाँ पर कुश में क्या है, ऊ है, और काशश्च में का में क्या है, आ है। आप सब जानते हो ऊ जो है हर्षव होता है, ये हर्षव सवर होता है। आ जो होता है ये दीर्घ सवर होता है। यहाँ पर जो पहले आएगा वो हर्षव सवर होगा, यानी कि कुश शब्द पहले आएगा और का शब्द बाद में आएगा, इसलिए जो समस्त पद बनेगा क्या बनेगा, कुश कासम, कुश कासम। है श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। श्रेष्ठ या च पिता च, माता च पिता च, यहाँ पर क्यों? अब पहले वाले नियम पर जाएं, जहाँ पर बोला गया था हर्षव शब्द पहले आना चाहिए। हर्षव पर इन्होंने क्या कहा है कि श्रेष्ठ और पूज्य पद पहले आएंगे, और आप सब जानते हो माता को पिता से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है माता जो है वो पिता से अधिक पूजनीय है, इसलिए क्या होगा, माता पहले आएगा और पिता बाद में। यानी कि ये जो पहले वाला नियम था उसका अपोजिट है। रखना है कहाँ पर कौन सा नियम होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, माता पितृ। माता अधिक पूज्य होने के कारण माता पहले आया है, यानी कि दीर्घ सवर होते हुए भी हमने पूज्य होने के कारण माता पद को पहले रखा है। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें अन्य पदों की प्रधानता होती है, ना ही तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, तो कृष्ण, कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव। यानी कि यहाँ पर ना नीला इम्पोर्टेंट है ना कंठ इम्पोर्टेंट है, यहाँ इम्पोर्टेंट किसकी है, भगवान शिव की। यानी कि इन पदों का कोई लेना देना नहीं है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, क्या इम्पोर्टेंट है, अन्य पद इम्पोर्टेंट है। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य से आदि लगाया जाता है। विग्रह कर पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं कि कैसे दिए हुए हैं। महान्तौ बाहु यस्य से, महान्तौ बाहु यस्य से, इसका अर्थ है महान भुजाओं वाला, महान भुजाएं हैं जिसकी, महान भुजाएं हैं जिसकी, उसे क्या कहेंगे, महाबाहु। क्या कहेंगे, महाबाहु, यानी कि विष्णु। महाबाहु शब्द जो है ये विष्णु के लिए प्रयोग होता है। 10 आननानि यस्य से, 10 आनन है जिसके, यानी कि दशानन। दशानन शब्द किसके लिए आया है, रावण के लिए। यहाँ पर दशानन सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए ये रावण के विषय में बात हुई है। ऐसे ही पीतम अम्बरम यस्य से, क्या बनेगा, पीताम्बर। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग हुआ है, कृष्ण के लिए। चत्वारि मुखानि यस्य से, चत्वारि मुखानि यस्य से का समस्त पद क्या बनेगा, चतुर्मुख है। और चतुर जो शब्द है ये ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है, चतुर्मुख है यानी कि ब्रह्मा। आपको जो याद रखना है, ये तो याद रखना ही है कि इसका विग्रह क्या होगा और इसका समस्त पद क्या होगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो
है ये किसके लिए आया है। जैसे आपको दशानन देकर पूछ ले कि ये किसके लिए आया है, रावण के लिए आया है, ब्रह्मा के लिए आया है, विष्णु के लिए आया है, तो आपको पता होना चाहिए दशानन रावण को कहते हैं, पीताम्बर कृष्ण को कहते हैं, चक्रपाणि विष्णु को कहते हैं। तो आपको हर एक पता होना चाहिए कि कौन किसके लिए आता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा हमें नहीं पता। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है चक्रम पाणु यस्य से, चक्रम पाणु यस्य से यानी कि चक्कर पाणी यस्य से, हाथों में जिसके, ऐसे कौन है, भगवान शिव। तो यहाँ पर शूल पाणी है का क्या अर्थ होगा, शिव। चंद्र इव मुखम यस्य से, चंद्र इव मुखम यस्य सा, मुखी, ये याद रखना है। चंद्रमुखी को कई बार ना कर्मधारय में कर देते हैं, तो आपको याद रखना है चंद्रमुखी जो है कर्मधारय नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चंद्र इव मुखम यस्य सा क्या है, बहुब्रीहि समास है और इसका समस्त पद क्या है, चंद्रमुखी। पाषाणवत हृदयम यस्य से, पत्थर के समान हृदय है जिसका, पाषाण हृदय यानी कि पुरुष, पाषाण हृदय। इव नेत्रे यस्य से, कमल के समान नेत्र हैं जिसके, कमल नेत्र, कमल नेत्र। अब यहाँ पर आपको कर्मधारय नहीं करना है, जैसे ये चंद्रमुख, कमल नेत्र, इन्हें आपको क्या है, कर्मधारय नहीं करना है, क्योंकि हम क्या सोचेंगे, कमल नेत्र, नेत्र जो है ये उपमेय है और कमल जो है उपमान है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कमल नेत्र जो है ये किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। तो ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है कि वो आपसे कर्मधारय पूछना चाह रहा है या बहुब्रीहि पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट है चंद्र शेखरे यस्य से, चंद्र है शेखर पर जिसके, क्या होगा, चंद्र शेखर है, चंद्र शेखर है और ये किसके लिए आता है, भगवान शिव के लिए। समास में इतना ही है, यही सब इसके उदाहरण दिए हुए थे जो हमने पढ़े। समास का टॉपिक कंप्लीट होता है। समास में आज हमने पढ़ा कि समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, ये सब हमने पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। आपको हर एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, हर एक चीज़ को समझना है कहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन से फैक्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक समाज से रिलेटेड जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि कहाँ पर नपुंसक लिंग होंगे, कहाँ पर अव्यय होंगे, पद की प्रधानता है, सब याद रखना है। आपको विग्रह भी याद रखना है और समस्त पद भी याद रखना है। इससे में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें इतना ही, इस क्लास में